बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 17 स्टडी करते हैं। मोड्स ऑफ डिलीवरी के बारे में हम लोग कुछ जो है ना वो पढ़ेंगे। यानी कि डिलीवरी करने के ना 4 एक अंदाज होते हैं, यानी कि वो आप लोगों के मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी होते हैं, यानी कि उस अंदाज में आप लोग स्पीच को डिलीवर करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है रीडिंग फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये लेसन नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक लेसन नंबर 17 में से मेरे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसके पॉइंट्स को समझना है। अच्छा, रीडिंग फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि कागज़ के ऊपर पहले आप लोगों ने स्पीच लिखी हुई होती है, तो उसे देख देख के जो है ना आप अपनी स्पीच कन्वे कर रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल टाइप होता है आप लोगों की डिलीवरी का, बहुत ज़्यादा रस्मी होता है। ये आप लोग तब इसको चूज़ करते हैं जब आप चाह रहे होते हैं कि स्पीच के दौरान आप लोगों को अपनी वर्डिंग के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हो, तब आप लोग जो है ना ये मैन्यूस्क्रिप्ट वाला आप लोग अंदाज जो है ना ये अडॉप्ट करते हैं। आप लोग जो मैन्यूस्क्रिप्ट जब आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आप लोग तब यूज़ कर रहे होते हैं जब आप लोगों ने किसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करनी हो, जहाँ पे प्रेसिस वर्डिंग यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग और जो है ना उसकी जो है ना मतलब उसकी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस होती है। जब आप लोगों को बहुत एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो अगर आप लोगों को या यूं कह लें कि अगर आप लोगों को अपनी स्पीच के दौरान स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को बोलना जो है वो मुश्किल लगता है, तो आप लोग फिर क्या कर लेते हैं कि रीड करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट से। लेकिन ये भी होता है कि जब आप लोग रीड कर रहे होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट से, तो इस बात को ये यकीनी बनाया जाता है कि आप लोग बिल्कुल फ्रेजेस को वैसे ही बोलते हैं जैसे वो लिखे हुए होते हैं। जब आप लोग रीडिंग कर रहे होते हैं अपनी स्पीच की, तो इसकी वजह से एक तो ये होता है कि जो प्रेजेंटेशन की जो स्पॉन्टेनिटी होती है ना, ठीक है, यानी कि एक फ्लो में जब आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन देनी होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप लोगों से पेज से देखना पड़ता है, फिर ऑडियंस की तरफ देखना पड़ता है। और जो कन्वर्सेशनल डायनामिक्स होते हैं, जो अफेक्टिव स्पीकर्स के जितने मतलब अफेक्टिव स्पीकर्स की क्वालिटीज़ हासिल करने के लिए जो जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको भी अचीव करना फिर मुश्किल हो जाता है। इस सारी डिफ़िकल्टीज को कंपनसेट करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत होती है कि आप लोग पहले रीडिंग की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, क्योंकि ऐसा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप लोग पहली दफ़ा बोल रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो फिर आप लोगों को मुश्किल होती है कि जब आप बार बार रीडिंग करते हैं ना, तो आप लोगों को बगैर देखे भी पता होता है कि यहाँ फलां लफ्ज़ था। स्किलफुल मैन्यूस्क्रिप्ट रीडर्स वही होते हैं जो जब स्पीच कन्वे कर रहे होते हैं तो अपनी स्पीच की साथ साथ खुद ही जो है ना वो डिलीवरी के टाइम पे ही खुद ही जो है ना उसमें से चेंजेस उसमें करते रहते हैं। जब मैन्यूस्क्रिप्ट से जब आप लोग रीड कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों की एबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है। एक तो ये होता है कि नेचुरल स्टाइल आप नहीं एग्जिबिट कर पाते, ठीक है, ये लिमिट कर देता है आप लोगों के नेचुरल स्टाइल, यानी कि आप लोगों को मतलब यही लगता है कि आप जो है ना वो किसी आर्टिफिशियल स्टाइल में जो है वो बोल रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को आई कांटेक्ट मेंटेन रखने में भी आप लोगों को लिमिट कर देता है। आप लोग आई कांटेक्ट भी सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बार बार पेज की तरफ देखना पड़ता है। फीडबैक के लिए लोगों को ऑब्जर्व करना और उनके जो है ना चेहरों के एक्सप्रेशंस, उनके जो है वो फीडबैक को इवेल्युएट करना, समझना, जांचना, ये भी आप लोगों के लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैसेजेस को एडजस्ट करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है जस्ट आप लोग वही पढ़ते रहते हैं, तो एडजस्ट आप लोग जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो रिटन स्टाइल होता है ना, जब आप लोग कभी भी इस वजह से यूज़ ना करें कि आप लोगों को ऑडियंस को फेस करते हुए डर लगता है, या अगर आप लोगों को ये डर होता है ना कि मैं मटेरियल भूल जाऊंगा या मैं मैसेजेस को ठीक तरीके से बोल नहीं पाऊंगा, तो इस सारी वजह से आप लोग अपना राइटिंग स्टाइल जो है ना जस्ट इन वजूहात की बेस पे आप ये मेथड यूज़ ना करें, ठीक है। आप लोग अपने इस खौफ को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस करें, आप लोग तजर्बात करें, बार बार एक्सपीरियंसेस करें। अगर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी चाहिए या कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी की डिमांड होती है, तो वहाँ पे आप लोग जो है ना मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ करें। लेकिन अगर आप मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है कि जिसको आपने फॉलो करके अपने मैन्यूस्क्रिप्ट बनाना है और उसके मुताबिक आपने अपनी स्पीच को डिलीवर करना है। तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्पीच का ड्राफ्ट लिखना है। जैसे अच्छे राइटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके मुताबिक आपने अपनी स्पीच का ड्राफ्ट लिखना है। उसके बाद आपने उस स्पीच को जो है ना रिवाइज करना है, अपनी उस रिटन स्पीच को आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, एक एक सेंटेंस को आपने पढ़ना है, और जहाँ पे आप लोग समझते हैं कि चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है उसको आप लोग चेंज करें, ताकि रीडेबल पीस को स्पीकेबल पीस में, क्योंकि रीड करने में और स्पीक करने में फ़र्क होता है। रीड करना जस्ट वही होता है कि बुक उठा के आप लोग रीडिंग करते हैं, स्पीक होता है जैसे आप लोग बात कर रहे होते हैं। तो अपने अपने रीडेबल पीस को स्पीकेबल पीस में कन्वर्ट करना है। अब वो जो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, अगर पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट में चेंजेस की हुई होंगी, तो उस रिवाइज्ड जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है आप लोग उसको टाइप करें, लेकिन हर लफ्ज़ में आप डबल या ट्रिपल स्पेस दें, ठीक है। जो वाइट मार्जिन होते हैं ना
جسٹ آپ لوگوں نے صرف پیپر کی ایک سائڈ پہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایسا پیپر جس کا کھلا مارجن ہوتا ہے, جو چوڑے چوڑے پیج ہوتے ہیں, اس کی آپ نے جسٹ ایک سائڈ پہ لکھنا ہے, اور سارے کے سارے جتنے بھی آپ لوگ جو چیزیں لکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیپٹل لیٹرز میں لکھنی ہے, کیونکہ اس طریقے سے جب آپ لوگوں کی نظر پڑے گی نا پیج پہ, آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بڑے بڑے کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہوگا, 3 2 ڈبل جو ہے وہ اسپیس ہوگی, تو آپ لوگ آسانی سے ڈھونڈ لیں گے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے ریڈنگ کی. اپنے سارے اس مینیو اسکرپٹ کو لے کے آپ کئی دفعہ اس کی پریکٹس کریں, ویڈیو ٹیپ کیمرہ کے آگے کھڑے ہو کے پریکٹس کریں, شیشے کے آگے آپ لوگ کھڑے ہو کے پریکٹس کریں, فرینڈس کے سامنے آپ لوگ کھڑے ہو کے پریکٹس کریں, تاکہ آپ لوگوں کا جو ڈیلیوری سٹائل ہے اور آپ لوگوں کا جو آئی کنٹیکٹ ہے وہ بہتر ہو سکے. پھر اس کے بعد اگلی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جو ایسے پوائنٹس جہاں پہ آپ لوگوں کو رکنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا ایسے کوئی فریزز ہوتے ہیں جس پہ آپ لوگوں کو زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے, یا جہاں پہ آپ لوگوں نے مختلف قسم کے وربل کیوز یوز کرنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ لوگ ان جگہ کے اوپر نا آپ نشان لگا لیں, ڈائریکٹلی مینیو اسکرپٹ کے اوپر نشان لگا لیں, اور پھر اس کے بعد اس کو کئی دفعہ پریکٹس کریں. آپ کی جتنی بھی سجیشنز ہوتی ہیں وربل یا نان وربل پریزنٹیشنز کی, جو اچھی سجیشنز ہوتی ہیں, ان سب کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کا سارا ہوتا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے مینیو اسکرپٹ سے آپ لوگ کیوں ریڈ کرتے ہیں, اس کی لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں, اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. اگلا جو دوسرا ہمارا موڈ ہوتا ہے ڈیلیوری کا, وہ ہوتا ہے پریزنٹنگ فرام میموری, یعنی کہ آپ اپنے جو ہے نا دماغ میں یاد کیے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے, پھر آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ, جب تک آپ اچھے طریقے سے ٹریننگ نہیں کر لیتے اس کی, یا بڑے بڑے جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں نا ان کو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا پڑتا ہے, جب تک آپ لوگ یہ نہیں نہ کریں گے تو تب تک یہ میمورائزڈ موڈ جو ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو لے کے کیری کرنا. مینیو اسکرپٹ جو نوٹ سے تو آپ لوگوں کو چھٹکارا مل سکتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے, اینگزائٹی ہوتی ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں جب میں بول رہا ہوتا ہوں. تو جو میمورائز اسپیچ ہوتی ہے نا, یہ اچھی تبھی ویسے تو یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی کینڈ ہوتی ہے, یعنی کہ جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں کہ مطلب اسٹرانگ تھوڑی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی اسپونٹینیٹی نہیں ہوتی. یعنی کہ کبھی کبھار آپ لوگوں کے ذہن سے پوائنٹس رک جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں, تو یہ اسپونٹینیٹی جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہوتی. کچھ ایسے اسپیکرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسکلفل ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کو اسکل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اچھی طریقے سے میمورائز کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یاد کرنے میں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک ہی آئیڈیا کو وہ بہت دفعہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کر چکے ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے نیچرلی ان کو سارے کا سارا مٹیریل یاد ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ پھر ایزیلی اسے سملر ٹاپک کو کبھی بھی ان کو بولنے کے لیے دے دیا جائے نا, تو وہ ایزیلی اپنی میموری سے وہ سارا کچھ کھینچ کے دوبارہ آسانی سے وہ بول لیتے ہیں. میمورائز اسپیچ جو ہے نا آپ لوگوں کی سب سے گندا ایک سٹائل ہوتا ہے ڈیلیوری کا, کیونکہ اس میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو بس بالکل آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی تباہ ہو جاتی ہے. اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ ان کا ہمیشہ وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, ان کی مین اسپیکرز کی ساری توجہ ہوتی ہے کہ جو میٹیریل انہوں نے ذہنوں میں یاد کیا ہوا تھا نا, ساری کی ساری توجہ اس میٹیریل کو یاد کرنے میں ان کی لگ جاتی ہے کہ کون سا میٹیریل میں نے اپنے دماغ میں فیڈ کیا تھا. اور وہ اچھا آئی کانٹیکٹ بھی نہیں بنا سکتے وہ, کیونکہ ان کا دھیان اپنے میٹیریل کی طرف ہوتا ہے بار بار کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, تو وہ اچھے طریقے سے آڈینس کو آبزرو نہیں کر سکتے, ایویلویٹ نہیں کر سکتے, اور جو آڈینسز کی فیڈ بیک ہوتی ہیں اس کے حساب سے جو میسیجز کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. اور بھی بہت ساری کمیاں بھی ہو جاتی ہیں, جو ہے نا فلاز ہوتے ہیں میمورائزڈ اپروچ میں. اس میں ایک مین ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کچھ پیراگراف آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں, لیکن اس سے کچھ ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ لوگ آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ یاد نہیں کر سکتے, تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے میمورائز کرنا. دوسرا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں تو اس ایٹ دا مومنٹ آپ لوگوں کو یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو مٹیریل بھول جائے. اور ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو میمورائزڈ اسپیچ نان میکینیکل مینر میں بولنا, کیونکہ آپ لوگوں نے رٹا مارا ہوتا ہے, تو تتو وہ جو ہے نا رٹو طوطے کی طرح جو ہے نا وہ آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. نان میکینیکل مینر میں بولنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ نیچرل جو اسٹائل ہوتا ہے نا, وہ نیچرل اسٹائل آپ لوگوں کا شو نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے. اچھا, اس کے بعد اگر تیسرا جو میتھڈ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ لوگ کا اسپیکنگ ایکسٹمپورینیسلی. جب آپ لوگ ایکسٹمپورینیسلی بول رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ اسپیچ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پہلے سے جو ہے نا اس کی تیاری, مطلب پہلے سے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس کا کوئی بہت زیادہ اس کو رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے, یا آپ لوگوں نے پیج کے اوپر سے بھی نہیں پڑھنا ہوتا. بس آپ کا جو ہے نا خود ہی آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ خود ہی ورڈز بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے پریپریشن نہیں کی ہوئی ہوتی, آپ کو بہت زیادہ ریہرسنگ تو کرنی ہوتی ہے. آپ لوگ پہلے پورا آؤٹ لائن بناتے ہیں, اسپیکر نوٹس بناتے ہیں, جو آپ لوگ کو اسپیچ کے دوران آپ لوگوں کی مائنڈ میں نا وہ پروگریشن ہوتی رہتی ہے کہ ہاں اب اس بات کے بعد میں نے یہ بات بولنی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے خود ہی ورڈز چوز کرنے ہوتے ہیں ایٹ دا مومنٹ. تو جو ایکسٹمپورینیس اسپیچ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ ڈائنامک ہوتی ہے,
स्पॉन्टेनियस फ्रेश भी होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, कॉन्टिन्यूसली होती है, एक फ्लो में आप लोग जो है ना वो लेके उसको चल रहे होते हैं. तो एक्सटेम्पोरेनियस स्टाइल जो है ना ये आप लोगों को चूज़ करना चाहिए ज़्यादातर. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. इसके प्रिपरेशन में एडवांटेजेस होते हैं ज़्यादा जो है वो आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल लुक आती है आप लोगों की स्पीच के दौरान. फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि कहीं आप कोई वर्ड्स चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बोल सकते हैं. स्पॉन्टेनियस यानी कि फ्लो में आप लोग बोल सकते हैं, और इसके दौरान आप लोग ऑडियंस के साथ ना अच्छे तरीके से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं. जब आप लोग एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ना पूरा एक प्रोसीजर होता है. वो प्रोसीजर क्या होता है तो कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ना पूरी अपनी स्पीच का एक आउटलाइन लिखना है और फिर उसको जो है ना रिवाइज करना है. ठीक है, उस आउटलाइन में आपने लिखना क्या है, थोड़े से आप लोगों ने सेंटेंसेस लिखने हैं. एक आप लोगों ने ओपनिंग सेंटेंस लिखना है कि आप लोगों ने अपनी स्पीच का आगाज़ कहाँ से करना है, और एक आप लोगों ने जो है ना वो क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है कि मैंने अपनी स्पीच ख़त्म कहाँ करनी है. जो भी आप लोगों का जो आउटलाइन होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उन सब को आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स लिखना होता है. जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं ना, नोट कार्ड्स, उसके एक साइड पे आप लोगों ने लिखना होता है. और जो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक लाइन लिखी है तो नीचे जो है ना जगह छोड़ के फिर आप लोगों ने अगली लाइन लिखनी होती है. ठीक है, आप नोट कार्ड्स जो हैं यूज़ तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. आप बार बार जो है ना ऊंची आवाज़ में बहुत दफ़ा इसको प्रैक्टिस करें, किसी वीडियो टेप कैमरे के आगे, फ्रेंड के आगे, मिरर के आगे, ताकि आप लोगों का डिलीवरी स्टाइल भी इंप्रूव हो. आप लोगों का जो है ना सेंटेंस को तामीर करने वाली जो एक चीज़ होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों का इंप्रूव हो और आप लोगों का आई कंटेक्ट भी इंप्रूव हो. आप लोग ऐसे पॉइंट को प्रैक्टिस करना छोड़ दें जब आप ये समझते हैं ना कि कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप लोग बार बार सिर्फ फिक्स पैटर्न यूज़ करें वर्ड्स का, तो आप लोग उस चीज़ को, आप लोग उस पॉइंट को छोड़ दें. आप लोग जो ऐसे ही पॉइंट्स को आप लोग जो है ना वो प्रिपेयर करें जो आप लोग समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्पॉन्टेनियस मैनर में और बगैर रुके आप लोग उसको बोल सकते हैं. जितनी भी सिचुएशंस होती हैं अच्छी वर्बल और नॉन वर्बल प्रेजेंटेशंस की, उन सबको आप लोगों ने अप्लाई करना होता है इसके ऊपर. लास्ट जो आप लोगों का मोड ऑफ डिलीवरी होता है वो होता है आप लोगों का इम्प्रॉम्प्टू मेथड. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच जो होती है ये तब होती है कि जब एकदम से आप लोगों को ना कोई कह देता है कि बस ये थोड़ी देर के बाद ना तुमने जाके ना स्पीच या कोई प्रेजेंटेशन देनी है. इसमें आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता. अगर होता भी तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है. आप लोगों के पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप ऑडियंस को एनालाइज कर सकें, समझ सकें, या अपने स्पीच को आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकें. और इसके लिए आप लोगों को ना ऐसे स्पीकर ही इसको डिलीवर कर सकते हैं जो बिल्कुल फास्ट थिंकिंग वाली उनके अंदर एबिलिटी होती है, यानी कि तेज तेज सोचने वाली ना उनके अंदर एबिलिटी होती है. जब आप लोग इम्प्रॉम्प्टू डिलीवरिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों के पास बहुत सारे सजेशंस होते हैं. एक तो ये है कि अगर आप लोगों को कहीं से हिंट भी मिली है ना कि आप लोगों को कभी बोलना पड़ेगा, तभी से आप लोग गाइडलाइंस बनाना स्टार्ट कर दें. इवन कि अगर आप चल रहे हैं या जब आप ऑडियंस की तरफ आप लोगों ने फेस टर्न करना होता है उस वक्त भी आप लोग माइंड में गाइडलाइंस बना सकते हैं. आप अपनी प्लानिंग को डायरेक्टली स्पेसिफिक टॉपिक्स प्लान करें. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, यानी कि जो की पॉइंट्स होते हैं, जो मेनली ऐसे पॉइंट जो गोल के ऊपर बात करें, जस्ट आप लोग उसी के ऊपर अपनी प्लानिंग करें. आप उन सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी पेपर के ऊपर लिख लें जो आप लोग, ताकि आप लोग सेकंड्स के अंदर भी आप लोगों को लिखना पड़े ना, तो आप लोग सेकंड्स के अंदर भी ताकि उन पॉइंट्स को लिख लें. इतने ज़्यादा आप लोगों के छोटे छोटे वो पॉइंट्स होने चाहिए. जब आप पहली दफ़ा ऑडियंस को फेस करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए जो है ना आप पहले खामोशी से उनको देखें, फिर आप लोग साइलेंटली जो है ना अपना पहला लफ्ज़ जब बोलें जो है ना, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो है ना आप लोग जो है ना साइलेंटली यानी कि खामोश होकर, यानी कि ऑडियंस के सामने जो आप लोग बोलना चाह रहे हैं ना, पहली लाइन आप लोगों ने खामोश होकर अपने अंदर अपने माइंड में आपने वो दोहरानी है. उसके बाद आप लोगों ने ऑडियंस के सामने बोलना है. और फिर आप लोगों ने ऑडियंस को देखना भी है फीडबैक के लिए कि कहाँ मुझे अपनी बात को रिपीट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है. स्पीकली ब्रीफ करनी, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलें. बिल्कुल हर सेंटेंस में कंक्लूजन होना चाहिए, पुख्ता तौर पे जो है ना आप लोग उसको कंक्लूड करें. अगर ये भी अप्रोप्रिएट हो, अगर माकूल लगे आप लोगों को, तो आप लोग ऑडियंस से क्वेश्चंस भी पूछें. ये आप लोगों के सारे 4 मोड्स ऑफ डिलीवरी होते हैं. आप लोगों का ना वो इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कि आपके अंदाज में कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा बेटर है, उसका जो तरीका और उसकी जो लिमिटेशंस वगैरह और एडवांटेजेस जो है ना वो हमें बताएं. तो आप लोगों को इसमें से जो भी बेटर लगता है ना आप लोग खुद ही उसके एडवांटेजेस बता दीजिएगा. ठीक है, और उसका जो आउटलाइन वगैरह बनाने का जो तरीका होता है वो भी आप लोग खुद जो है ना वो बता सकते हैं. इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीलोड करना है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एक ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक इससे जो अगला चैप्टर आ रहा है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसका आप लोगों ने एक एक लफ्ज़ आप लोगों ने ना उसका लेक्चर आप लोगों ने सुनना है, उसको आप लोगों ने फिर हैंड आउट से उसको क्लियर करना है. ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो लेंथी भी बहुत है लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है. उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है. आप लोगों की MCQs उसमें से कोई 15-15 MCQs उस लेसन में से आते हैं. आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. ओवरऑल बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का. बाकी ये इसको आप लोग 2 दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह.